प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 का जो आपका सितंबर के अंदर पेपर होने वाला है 6 शिफ्टों के अंदर। उसके लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। यहाँ से एज इट इज दोस्तों आपको परीक्षा के अंदर पेपर में दोस्तों सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी को आंसर बताना है, क्लास को मिस नहीं करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? भरतपुर, जैसलमेर, नागौर या फिर धौलपुर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा? बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, बलदेव पशु मेला दोस्तों नागौर के अंदर लगता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भूरे खां की मजार किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या फिर बटनेर दुर्ग? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूरे खां की मजार कौन से दुर्ग में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें दूसरे प्रश्न के राइट आंसर की, भूरे खां की जो मजार है दोस्तों वो आपके जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है यहाँ पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मेड़ता को, नागदा को, केशवराय पाटन को या फिर डीग को? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें जल महलों की नगरी के बारे में, तो आपके देखिए डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, संत पीपा का निधन कहां पर हुआ था? संत पीपा जो है इनका निधन कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में, गागरोन में, समदड़ी में या फिर पीपासर में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सभी को आंसर बताना है क्योंकि सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। संत पीपा की यहाँ पर बात हो रही है, इनका निधन कब कहां पर हुआ था? तो संत पीपा की बात करूं, इनका जो निधन है दोस्तों वो आपके गागरोन के अंदर हुआ था, जहां पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, नारायणी माता का मेला कब लगता है? जो नारायणी माता है दोस्तों इनका मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को, श्रावण शुक्ल एकादशी को, वैशाख शुक्ल एकादशी को या फिर आश्विन शुक्ल एकादशी को? करेक्ट आंसर आपको बताना है। नारायणी माता का मेला कब लगता है? ये मेला दोस्तों आपके शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है, लेकिन कौन से माह में लगता है ये आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो नारायणी माता का मेला दोस्तों अलवर जिले के अंदर लगता है और नाई जाति के दोस्तों ये कुलदेवी कहलाती है। ये दोस्तों आपके वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा आभूषण कान का नहीं है? कान का आभूषण इनमें से कौन सा नहीं है? तिल्ली, मोरूवर, चोकड़ा या फिर कुंडल? करेक्ट आंसर आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कान का आभूषण इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी आंसर बताइए इसका। तो यहां पर देखिए मोरूवर ये दोस्तों आपके कान का आभूषण है, चोकड़ा ये भी कान का आभूषण है, कुंडल भी आपके कान का आभूषण है। लेकिन दोस्तों जो तिल्ली है वो आपके कान का आभूषण नहीं है, बल्कि दोस्तों ये नाक के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है, नाक के अंदर पहना जाता है। तो पहला विकल्प यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? हथलेवा, दंडोत, गौना या फिर कन्यावल? कौन सा विकल्प यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा? विवाह से संबंधित प्रथा इनमें से कौन सी नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो यहां पर देखिए जो दंडोत है वो आपके विवाह से संबंधित नहीं है, बल्कि ये दोस्तों आपके मृत्यु से संबंधित है। कन्यावल ये दोस्तों आपके वर पक्ष की, वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से दोस्तों उपवास जो किया जाता है कन्या के दोस्तों गौने के टाइम, तो उस समय दोस्तों उसे कन्यावल कहा जाता है, जो उपवास किया जाता है। दंडोत की बात दोस्तों आरती के आगे दोस्तों आपके जो है परिवार वालों के द्वारा दोस्तों जो प्रणाम वगैरह किया जाता है उसे दंडोत कहा जाता है, और ये मृत्यु से संबंधित प्रथा है। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सी रचना केसरी सिंह बारट की नहीं है? कुसुमंजलि, जसवंत चरित्र, दुर्गादास चरित्र या फिर बोलावण? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, केसरी सिंह बारट की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो यहां पर देखिए केसरी सिंह बारट की रचना दोस्तों आपके बोलावण नहीं है, क्योंकि ये बोलावण जो है वो सूर्यकर्ण पारिक द्वारा लिखी एक एकांकी है। बाकी तीनों रचनाएं आपके केसरी सिंह बारट की है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से किस लोक देवता ने अपनी रानी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? हड़बू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी या फिर रामदेव जी? सारे के सारे प्रश्न तो परीक्षा में आने लायक है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास को मिस आपको नहीं करना है। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली क्लासेस आपके लिए लगाई जा रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, कौन से लोक देवता ने अपनी रानी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो वो हो जाएंगे दोस्तों आपके मल्लीनाथ जी। इनकी रानी के बारे में पूछा जाता है, इनकी रानी का नाम दोस्तों आपके रूपादे है, जिनकी प्रेरणा से इन्होंने योग साधना की दीक्षा ली थी और इन्हें बरसात की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए पूछा गया, रागिनी भैरव और राग दीपक चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला, अलवर चित्रकला, बूंदी चित्रकला या फिर जयपुर चित्रकला? कौन सा विकल्प इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा?
रागिनी भैरव और राग दीपक जो चित्र है तो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करिए, दोनों ही चित्र दोस्तों संबंधित है आपके बूंदी चित्रकला शैली से। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया जयपुर के किस शासक ने अपने राज्य को 12 कोटड़ी में विभाजित कर दिया था? राजदेव ने, सवाई जयसिंह ने, पृथ्वीराज कच्छवाहा ने या फिर बारमल ने? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, राजदेव की बात करें, इन्होंने दोस्तों आमेर में कदमी महल का निर्माण कराया, जहां पर दोस्तों आमेर के राजवंश का दोस्तों आमेर के शासकों का राज तिलक होता है। बारमल की बात करूं, सबसे पहले 1562 में दोस्तों आपके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके सवाई जयसिंह की, सवाई जयसिंह की बात करूं तो सवाई जयसिंह ये दोस्तों आपके जयपुर के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1727 में इन्होंने दोस्तों जयपुर की स्थापना की और जंतर मंत्र का निर्माण भी कराया 5 स्थानों पर। यहां पर पूछा है 12 कोटड़ी व्यवस्था जो स्थापित की थी दोस्तों, वो आपके आमेर के ही शासक थे, आपके पृथ्वीराज कच्छवाहा। कौन थे? पृथ्वीराज कच्छवाहा, जिन्होंने अपने 12 पुत्रों में दोस्तों विभाजित कर दिया था अपने शासन को, जिसमें से जो 12वीं कोटड़ी है वो आपके गुर्जरों को दी थी। तीसरा विकल्प यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है 1857 की क्रांति में किस सैनिक सामने ने हिस्सा नहीं लिया था? खेरवाड़ा, एरिनपुरा, नीमच या फिर देवली? आप सभी को मालूम था 1857 की क्रांति सबसे पहले नसीराबाद से शुरू हुई थी 28 मई 1857 को, और 6 सैनिक छावनियां थी टोटल, जिसमें से 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जहां पर दोस्तों क्रांति नहीं हुई थी। तो वो कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी? एक तो देखिए आपके ब्यावर सैनिक छावनी थी, और दूसरी दोस्तों आपके खेरवाड़ा सैनिक छावनी थी। पहले ही विकल्प यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेरवाड़ा के अलावा दोस्तों ब्यावर ने भी सैनिक छावनी जो ऐसी थी जिसने आपके 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरो का मठ से होता है? चंबल नदी, निमाज नदी, बनास नदी या फिर माही नदी? करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। वेरो का मठ से दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है? और क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो वेरो का मठ दोस्तों ये बनास नदी का उद्गम स्थल है। इसके दोस्तों खमनोर की पहाड़ियां भी दोस्तों यहीं से भी आपके बनास नदी का उद्गम होता है। वेरो का मठ भी आ सकता है और खमनोर की पहाड़ी भी आ सकता है, जो कि राजसमंद से निकलती है। तीसरा विकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया खारवाल जाति द्वारा किस झील से नमक तैयार किया जाता है? लोणकरणसर, पचपदरा, डीडवाना या फिर दाल छापर? करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारवाल जाति द्वारा दोस्तों कौन सी झील से नमक तैयार किया जाता है? देखिए डीडवाना जो झील है, इसका दोस्तों नमक जो होता है वो खाने योग्य नहीं होता है, ठीक है ना, खाने योग्य नहीं होता है। पचपदरा का जो नमक होता है दोस्तों वो आपके खाने योग्य होता है। इसमें 98% दोस्तों आपके सोडियम क्लोराइड मिला होता है, और यहाँ पर दोस्तों खारवाल जाति के द्वारा आपके जो है नमक तैयार किया जाता है। तो पचपदरा दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया धौलपुर जिले का गठन कब किया गया था? 1991, 1987, 1982 या फिर 1994? करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलपुर जिले का दोस्तों जो गठन है वो कब किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो 1994 की बात करूं, 1994 में देखिए आपके हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। 1982 की बात करूं, इसमें दोस्तों धौलपुर जिले का गठन हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 में 3 जिलों का गठन हुआ था दोस्तों, एक तो आपके राजसमंद, दूसरा दोस्तों आपके बारां, और डी से दोस्तों आपके कौन सा हो जाएगा? दौसा हो जाएगा। इन 3 जिलों का दोस्तों आपके धौलपुर जो है 1991 में गठन हुआ था। 1987 में दोस्तों आपके करौली जिले का गठन हुआ था, और 2008 के अंदर दोस्तों प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था। तो यहां पर पूछा दोस्तों धौलपुर जिले का, तो धौलपुर जिले का जो गठन है दोस्तों 1982 के अंदर हुआ था। तीसरा विकल्प यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी के मैं बता दिया जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला पूछा गया राजस्थान में वर्षा की सबसे अधिक परिवर्तनशीलता वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जैसलमेर या फिर बीकानेर? आंसर बताइए जल्दी से, इसका कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता वाला जो जिला है वो इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके जैसलमेर जिला। तीसरा विकल्प यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में फूल मंडी कहां पर स्थित है? बस्सी जयपुर में, सोजत पाली में, पुष्कर अजमेर में या फिर साधु वाली गंगानगर में? कौन सा विकल्प इस प्रश्न का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फूल मंडी राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा विकल्प यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फूल मंडी की बात करूं तो ये आपके पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है, पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। बस्सी जयपुर के अंदर तो आपके आंवला मंडी स्थित है। इसके अलावा सोजत पाली के अंदर मेहंदी मंडी स्थित है। साधु वाली गंगानगर में गाजर मंडी स्थित है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है राजस्थान में सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? प्रतापगढ़ की, जालोर की, सिरोही की या फिर सीकर की? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता कौन से जिले की है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें सबसे कम साक्षरता आपके जालोर जिले की है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल अजमेर जिले में स्थित नहीं है? आना सागर झील, पुष्कर झील, सुभाष उद्यान या फिर रामनिवास उद्यान? करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर जिले में कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो आना सागर और पुष्कर झील ये दोनों ही जिले दोस्तों आपके अजमेर के अंदर है, और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों इनको शामिल किया गया है। सुभाष उद्यान दोस्तों ये भी आपके जिसे दौलत बाग के नाम से जाना जाता है, जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण कराया, ये भी अजमेर के अंदर है। रामनिवास बाग की बात करूं ये जयपुर के अंदर स्थित है। तो चौथा विकल्प यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला पूछा गया राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पर 3 लेपर्ड सफारी स्थित है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर धौलपुर। करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से, कौन सा विकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा ऐसा जिला है जहां पर 3 लेपर्ड सफारी स्थित है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके जयपुर जिला, जहां पर एक साथ 3 लेपर्ड सफारी स्थित है। एक तो देखिए आपके आमागढ़ लेपर्ड सफारी हो जाएगी, दूसरी आपके बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी हो जाएगी, और एक और लेपर्ड सफारी है जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादित होता है? जालोर, नागौर, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर आपको बताना है। सर्वाधिक चूना पत्थर उत्पादित होने के कारण उस नगरी को दोस्तों आपके लाइमस्टोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़, जिसे आपके लाइमस्टोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, या चूना पत्थर जहां पर सर्वाधिक उत्पादित होता है। चौथा विकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया डाबड़ा कांड की घटना कब हुई थी? 17 मार्च 1947, 13 मार्च 1942, 17 मार्च 1942 या फिर 13 मार्च 1947। करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा विकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा? डाबड़ा कांड की जो घटना है कब हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो डाबड़ा कांड दोस्तों ये जो घटना है वो आपके 13 मार्च 1947 को हुई थी। चौथा विकल्प यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद या फिर रघुकुल तिलक। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। सबसे पहले जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे, यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है वो देखिए आपके संपूर्णानंद के काल में लगा था, जो कि उस समय राज्यपाल थे। तीसरा विकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा जिला बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर या फिर जयपुर। कौन सा विकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा? बाढ़ संभाव्य जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो देखिए आपके थर्ड बी के अंदर आता है। थर्ड बी के अंदर आता है। इसमें देखिए आपके भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, टोंक हो गया, दौसा हो गया, ये जिले दोस्तों आपके इसमें आते हैं। जबकि जयपुर जिला दोस्तों आपके थर्ड ए के अंदर आता है। थर्ड ए यानी कि दोस्तों आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये इसका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? 692 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 652 किलोमीटर या फिर 550 किलोमीटर। आंसर बताइए जल्दी से इसका। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई यहां पर पूछी है, तो टोटल इसकी लंबाई दोस्तों आपके 692 किलोमीटर है। जबकि अगर स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में पूछता तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। तो यहां पर पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक और क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यहां से कितने प्रश्न आपने सही किए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता चल सके। बिल्कुल दोस्तों, लगातार आपके लिए क्लासेस लगाई जाएगी जब तक एग्जाम आपका होता है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना। तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।